अभी के अपने चैनल हाई लेवल हिस्ट्री का फिर स्वागत। चलिए स्टूडेंट्स, में बात क्या करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज का जो आपका एग्जाम होना है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10, तो इसमें के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आपको पढ़कर जरूर ही जाना है ताकि आपके एग्जाम में जो नंबर हैं अच्छे नंबर आए। तो अगर आपको 95% नंबर पाना है तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे, उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप एग्जाम में 95% पाना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को जरूर से जरूर पढ़ कर जाएं और लास्ट तक बने रहेंगे, तभी आपको ये चीज़ें सारी समझ में आएंगी, अन्यथा समझ में नहीं आएंगी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, पहला प्रश्न आपका है, भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है? तो कितने प्रतिशत है? यहाँ पर 20% है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, जो कि एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। इसमें जितने भी प्रश्न आपको हम बताएंगे सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे और अच्छे नंबर आपको देकर जाएंगे। चलिए दूसरे प्रश्न को चलिए। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा वनाच्छादित है? तो कितना प्रतिशत जो हिस्सा है जो वन से घिरा हुआ है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर इसकी बात करेंगे तो ये आपका 24.4% जो हिस्सा है वो वन से घिरा हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची निम्न में से कौन सी संस्था तैयार करती है? तो वह कौन सी संस्था है? आपकी IUCN संस्था है। चलिए अगले प्रश्न को देखो। आप अगला प्रश्न क्या है? चिपको आंदोलन संबंधित है। जो चिपको आंदोलन था, ये आपका प्रश्न देखिए 2020 में पूछा गया प्रश्न था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चिपको आंदोलन है किससे संबंधित है? यह संबंधित है वन संरक्षण से। किससे? वन संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए अगला है जो भारत विश्व वृष्टि मात्रा का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? तो कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? 4% प्राप्त करता है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो विश्व की बात करते हैं तो विश्व में आपकी होती है मानसिनराम। ठीक है, और अगर इंडिया की बात करते हैं अपने इंडिया में, तो आपको जो मेघालय है, मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो आपकी जो पहली नदी घाटी परियोजना तो वह दामोदर नदी पर बनाई गई। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा? तो बहुउद्देशीय जो परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा। ठीक है, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? जो टिहरी बांध परियोजना है वह किस राज्य में स्थित है? अगर इसकी बात करेंगे तो आपको उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब आपके आ जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अब आपके आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लाइफ में सक्सेस पाना है तो आपको यहाँ पर अच्छे नंबर गेन करना होगा। अगर आप ये अच्छे नंबर गेन करते हैं तो आपको आगे जाकर ये जो नंबर्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि आपकी जो मार्कशीट बननी है अब एक बार ही बनती है, तो लाइफ में आपको यहाँ पर अधिक मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। देखिए 1956 में श्रीलंका में एक कानून बनाया गया। इस कानून के तहत तमिल लोगों के साथ किस तरह का भेदभाव किया गया? तो जब वो कानून बनाया गया तो उस कानून में जो तमिल लोग थे उस पर किस प्रकार से भेदभाव किया गया? तो श्रीलंका में एक कानून के तहत तमिल भाषा को, ठीक है, तमिल भाषा को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई। बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया। चलिए अगले प्रश्न की बात कर रहा हूँ। प्रश्न देखिए, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कैसे होता है? जो बेल्जियम है, बेल्जियम में जो आपकी सामुदायिक सरकार है वहाँ पर चुनाव कैसे होता है? तो डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोग चाहे जहाँ वे रहते हों अपनी भाषा के आधार पर सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं। यानी कि ये लोग अपनी भाषा के अनुसार ही जो सामुदायिक सरकार है उसका चुनाव करते हैं। ठीक है, अब गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है? जिस देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई होती है ऐसा रूप ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहा जाता है। यानी कि अगर जैसे आप जिस देश में रह रहे हैं वह देश में आपके दो गुट हैं, तो अगर वहाँ पर वो दोनों गुट आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो वो जो युद्ध होगा उसे हम क्या कहते हैं? गृह युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि अब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, इसलिए हम आपके सामने ये प्रश्न बता रहे हैं, क्योंकि आपको एग्जाम से पहले इन प्रश्नों को पढ़कर जरूर जाना है।
एथनिक का जातीय से क्या तात्पर्य है, जो एथनिक है इससे जातीय से क्या तात्पर्य है, तो ऐसा सामाजिक विभाजन, ठीक है, जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित विभाजन है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, राजनीति किस प्रकार की जाति व्यवस्था को प्रभावित करती है, भारत में जाति प्रथा का राजनीतिक एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी जो आपके 2020 में पूछा गया प्रश्न है, तो ये प्रश्न आपको जरूर से जरूर पढ़कर जाना है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न में क्या है उसको आपको थोड़ा बताते हैं। जाति प्रथा का राजनीति पर प्रभाव जो है, जिस प्रकार जाति राजनीति को प्रभावित करती है उसी प्रकार राजनीति भी जाति पर प्रभाव डालती है। इस प्रकार जाति भी राजनीतिग्रस्त हो जाती है, ठीक है। तो जिस तरीके से हम कहते हैं ना राजनीति को प्रभावित करती है कौन, जाति। जाति का मतलब क्या हुआ, अगर कोई एक जाति का व्यक्ति खड़ा है तो जैसे यादव खड़ा है तो यादव वाले जितने होंगे सब उस जाति को ही वोट देंगे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, जातिवाद कहते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा समाज में फैली हुई हैं। अब हालांकि थोड़ा बहुत कम हो रहा है, लेकिन अभी भी उतना अवेयरनेस नहीं है लोगों में। चलिए, हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है, इसलिए पहले वह अपने समूह की जिन जातियों को छोटा या नीच बताकर अपने से बाहर रखना चाहती थी, वह अपने उन्हें साथ लाने की कोशिश करती थी, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर क्या है कि चूंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती। आप लोग जानते हैं कि कोई एक जाति अगर चाहे कि वह सत्ता में आ जाए तो नहीं हो सकती। अगर हो सकता है तो उसकी कंडीशन क्या है कि उस जाति के लोग सभी जातियों से अधिक हों या सभी वोटिंग उस जाति को ही पड़े, तो इस कंडीशन में आपको क्या होता है कि सब सत्ता बदल सकती है, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर क्या है, राजनीति में नए किस्म की जातिगत गोलबंदी भी हुई है, जिसे आगड़ा और पिछड़ा कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार राजनीति जाति व्यवस्था को प्रभावित करती है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, राजनीति में जाति किस प्रकार अनेक रूप ले सकती है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो राजनीति में देखिए जो जाति है, यानी कि जो जाति है किस प्रकार से अनेक रूप ले सकती है। देखिए हम आपको बताते हैं किस प्रकार से जाति जो होती है, जातिवादिता जो होती है बहुत खतरनाक होती है, इससे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। इस चिंतन पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं और उनके हित एक जैसे होते हैं तथा दूसरी जाति के लोग उनके हितों का कोई मोल नहीं होता है, ठीक है। यानी कि जैसे एक जाति के लोग हैं दूसरे जाति को क्या करते हैं, परेशान करने का कार्य करते हैं और उनको प्रताड़ना करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमने सांप्रदायिकता के मामले में देखा है, यह मान्यता हमारे अनुभव से पुष्ट नहीं होती, तो हमारे अनुभव बताते हैं कि जाति हमारे जीवन का एक पहलू है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको यह प्रश्न कैसे लगे कमेंट कर सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, और आपको इस तरीके से वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।